कितनी सरप्राइजिंग बात है कि जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में एक युद्ध अभी 1 महीना पहले चल रहा था, तो उस दौरान उस युद्ध को रोकने के लिए, मीडिएशन कराने के लिए पाकिस्तान आगे आया। पाकिस्तान ने ये एक रणनीति के तहत किया कि मैं इस्लामाबाद के तहत इस्लामाबाद टॉक्स को चैंपियन करता हूँ ताकि मैं अमेरिका की गुड बुक्स में आ जाऊं, क्योंकि मुझे अमेरिका की गुड बुक्स में आने से फ़ायदा ये मिलेगा कि अमेरिका इस मीडिएशन के बाद, इन टॉक्स के बाद, यदि हम अमेरिका और ईरान के बीच में किसी प्रकार की सुलह करा पाए तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ अमेरिका से पैसा मिल जाएगा, जिससे कि हमारी आर्थिक परिस्थिति जो खराब हो चुकी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। इधर एक जगह पर जब पाकिस्तान अमेरिका के आसपास गले में पट्टा डाल के घूम रहा था, वहाँ पर जब अमेरिका कहीं पर भी मीटिंग में जाता था तो उसको ले जाता था साथ में। उस पूरे दौरान सरप्राइजिंग बात यह है कि अमेरिका की आंख में धूल झोंकते हुए पाकिस्तान ने पीछे से ईरान के साथ भी एक बैक चैनल लेवल पर गेम खेलना चालू कर दिया। हाल ही में एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो पब्लिश हुई, उसमें यह भी बताया गया कि इस रिपोर्ट के तहत कि पाकिस्तान ने एक जगह पर जब वो अमेरिका का समर्थन कर रहा था, मीडिएशन करा रहा था, उसने उसी समय अपने नूर खान एयरबेस में, वही एयरबेस जिसको पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूरा का पूरा तोड़ फोड़ दिया था, उस एयरबेस पे वहाँ पर ईरान के कुछ एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान ने पार्क करके कुछ ऐसे इंटेलिजेंस रिकनाइसेंस एयरक्राफ्ट्स को वहाँ पर खड़े रहने की अनुमति दी। ऐसा माना जाता है कि ये सारे एयरक्राफ्ट्स ईरान के कहने पर वहाँ पाकिस्तान में नहीं आए, बल्कि ये पाकिस्तान में ईरान के एयरक्राफ्ट्स चाइना के कहने पर आए। आज ये बात भी सिद्ध होती है सबसे पहले कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में चाइना ने बहुत अग्रेसिव लेवल पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला था, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से अमेरिका के साथ मीडिएशन कर रहा था उसको चाइना ऑब्जर्व कर रही थी। चाइना कतई ही नहीं चाहती थी और ना आज भी चाहती है कि पाकिस्तान एक प्रकार से मीडिएशन करके अमेरिका की गोद में बैठे। चाइना के खुद के इन्वेस्टमेंट्स और खुद की पूरी रणनीति पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स कर चुकी है। 2014 में जब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया था, उस इनिशिएटिव के तहत जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक को अनफोल्ड किया था, सीपेक में कंस्ट्रक्शन चालू की थी, मैं 2015 से जब से इस पॉइंट को लेकर मैं चर्चा में हूँ, तब से लेकर आज 2026 पिछले 11 साल में मैंने एक ही चीज़ बोली है, सीपेक नहीं बनेगा, नहीं बना। चाइना को ये चीज़ समझ आ गई कि मेरे कई बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस मोमेंट पर खोखली हो चुकी है। लेकिन चाइना इस इनसिक्योरिटी में भी है कि मेरी खोखली इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी मुझे पाकिस्तान को कुछ रोटी के टुकड़े और थोड़ी सी पेडिग्री रोज इसलिए डालनी पड़ेगी, क्योंकि यदि मैंने पेडिग्री नहीं डाली तो पेडिग्री अमेरिका लेकर आ जाएगा, और अमेरिका के पास 20 किलो की पेडिग्री की बोरी है, तो मैं क्यों ना 100 ग्राम का ही पैकेट देकर इनको शांत रखूँ। चाइना एक बड़ी अजीब सी और गंभीर परिस्थिति में यहाँ पर इस केस में फंसा हुआ है। लेकिन इस पूरी मिडिल ईस्ट की लड़ाई के दौरान एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। उस लड़ाई के दौरान जब इजराइल, अमेरिका, ईरान से लड़ रहे थे, जब एक्टिव मिलिट्री फाइट चल रही थी, उसी दौरान इजराइल का प्रधानमंत्री जो है नेतन स्वामी, वो उस समय मोसाद के चीफ डेविड बार्निया के साथ एक सीक्रेट प्लेन में बैठकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई गया। दुबई जाकर उसने यूएई के अमीर से मुलाकात भी करी। उसने वहाँ पर जाकर उसको कन्विंस करने की कोशिश करी कि आपके ऊपर भी ईरान जो है शाहिद ड्रोन्स का प्रयोग करके यहाँ पर आपको टारगेट कर रहा है, अटैक कर रहा है, आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, आपकी दुबई की बनाई हुई ग्लोबल इमेज को टारगेट कर रहा है। तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा समर्थन कीजिए और आप इस लड़ाई के फ्रंट में एक प्रॉपर प्लेयर बन के ईरान को टारगेट कीजिए। यूएई का जो अमीर है वो इस चीज़ को करना भी चाहता था, क्योंकि उसने दुबई सिंगल हैंडेडली खड़ा किया, उसने दुबई जैसी ग्लोबल सिटी को खड़ा किया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाकी जितने भी एमिरेट्स थे, जिस प्रकार से वो भी आज एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, बिजनेस, एआई, इन सारी चीज़ों के इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस बनते आ रहे थे, यूएई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खफा था कि ईरान ने उस पूरी इमेज को अपने सस्ते से बनाए हुए शाहिद ड्रोन्स के तहत मिट्टी में मिला दिया। लेकिन यूएई अकेला कुछ नहीं कर सकता था, तो यूएई ने उस समय मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया का रूलर है, उसको फ़ोन करके उससे बातचीत करी। मोसाद के बिहाफ पर, इजराइल के बिहाफ पर उसने चर्चा करी, और मोहम्मद बिन सलमान ने आउटराइटली इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया कि हम चाहे जो मर्जी हो जाए, ईरान चाहे अपने जितने मर्जी ड्रोन्स का प्रयोग करके हमारे ऑयल फील्ड्स में भी अटैक कर रहा है, लेकिन हम कतई ही इस लड़ाई में पहली बात इजराइल के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब कितनी बड़ी डाइकोटमी है कि एक जगह पर इजराइल ने यूएई को कन्विंस कर लिया कि आप जुड़ जाइए, और यूएई को ऐसे ट्रैप में फंसा दिया कि आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो फ़ायदा आपको भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सऊदी अरेबिया
का समर्थन ना आने की वजह से, क्योंकि यूएई जब इसके साथ नहीं जुड़ पाया तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि यूएई का अपना प्लान अपने आप से उड़ नहीं पाया। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरेबिया आफ्टर ऑल क्यों नहीं चाहता था कि ईरान के साथ वो भी लड़ाई करे, जबकि ईरान ने शाहिद ड्रोन्स के तहत तो उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। उसके पीछे की कहानी ये है कि सऊदी अरेबिया ये बात जानता था कि ईरान के इस रीजनल युद्ध में यदि अगर मैं शामिल हो गया तो पहली बात, पिछले लगभग 50-60 सालों से जो सऊदी अरेबिया ने गाजा पट्टी के ऊपर और ख़ास करके जितने भी पैलेस्टीनियन, जिनको हम फ़िलिस्तीनी लोग हिंदी में कहते हैं, उन सब का जो समर्थन किया है सऊदी अरेबिया का, वो गेम कोलैप्स कर जाएगा। सऊदी अरेबिया ने ये चीज़ की समझदारी बरती कि अगर मेरा वो इजराइल के साथ जुड़ने से गाजा पट्टी और फिलिस्तीनियों का गेम कोलैप्स करता है तो इससे इनडायरेक्टली फ़ायदा इस युद्ध के बाद ईरान को मिलेगा, क्योंकि ईरान उस समय फिर जितने भी फिलिस्तीनी लोग हैं उनके सामने ये नैरेटिव देगा कि देखिए सुन्नी मुसलमान आप लोग हो, और सुन्नी होने के बाद भी आपका सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर सऊदी अरेबिया यहाँ पर यहूदियों के साथ, ज्यूज़ के साथ मिलकर आपको ही कुचलने के लिए तैयार था। इसीलिए हम ही आपके रक्षक हैं और शियाज ही आपके यहाँ पर समर्थक हैं। यही गेम को खेलते खेलते ईरान ने गाजा पट्टी के अंदर भी अपनी प्रेजेंस बहुत लंबे समय से बनाई है। सऊदी अरेबिया ने एक फोरसाइट के पॉइंट से इस चीज़ को नकारा, जबकि उस समय नेतन स्वामी वहाँ पर बैठा हुआ अपने मोसाद के डायरेक्टर के साथ, चेतन भाऊ उसको बार बार कन्विंस कर रहा था कि आप कुछ भी करिए, जुड़िए। सऊदी अरेबिया को उसने ये तक बोला कि मोसाद आपको इंटेलिजेंस देगी, सब कुछ देगी। मोसाद ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी कि वो सऊदी अरेबिया को भी कन्विंस कर पाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत कि ये एक शॉर्ट टर्म इस रीजनल लड़ाई में अगर हम जुड़ गए तो हमारा यहाँ पर जो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का समर्थन है वो परमानेंटली ईरान के पास चला जाएगा। वो चीज़ को अनफोल्ड ना होने की वजह से उसने उस गेम को समर्थन नहीं किया। अब यूएई उसका खमियाजा भुगतता रहा। यूएई के साथ साथ बाकी अन्य मिडिल ईस्ट के देशों ने भी ईरान के शाहिद ड्रोन्स का खमियाजा भुगता, लेकिन सऊदी अरेबिया ने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है उस समय पाकिस्तान के ऊपर लगा दी। जब उसने पाकिस्तान के ऊपर ये लगाई तो उस समय मोसाद को भी ये समझना एक चीज़ से क्लियर होने लगा कि सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान और कतर की तरफ टिल्ट करता है, कतर वही देश जिसके साथ सऊदी अरेबिया के अभी आज से 6 साल पहले ही एक बहुत सॉलिड इशू हुआ था, उसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान एक जगह पर आ गए और सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान की समर्थन में तुर्की भी आ गया। और उस समय यूएई और इजराइल का जो नेक्सस बना वो नेक्सस कहीं ना कहीं मटीरियलाइज नहीं कर पाया। लेकिन ईरान ने एक गेम खेलते हुए पाकिस्तान के साथ भी चाइना के बिहाफ पर अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट्स को एक जगह पर सेव रखा, और दूसरी जगह पर उसने इसी रणनीति का एडवांटेज उठाते हुए ये भी इंश्योर किया कि पाकिस्तान की जितनी भी बाउंड्री है, जो कि 900 किलोमीटर से अधिक ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसको उसने वोलेटाइल नहीं बनाया, क्योंकि पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ईरान के पास 2 ऑप्शंस थे। अगर वो चाहता तो वो चाइना के बिहाफ पर दबाव डलवा सकता था, जो कि उसने करने की सोची नहीं, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि दूसरा ऑप्शन 900 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, अगर उस सीमा में वो किसी प्रकार का यहाँ पर वो डिस्टेबलाइजेशन अगर कर देता है तो वो डिस्टेबलाइजेशन से पाकिस्तान के अंदर 20% के लगभग जो शिया मुसलमान है अगर वो भड़क उठे तो पाकिस्तान का जो सिविल केओस है उसका फ़ायदा फिर भारत भी उठाएगा। तो ये प्रकार की जो बिहाइंड द कर्टन्स जियोपॉलिटिक्स थी, जिसमें मोसाद का एक बहुत बड़ा क्रूशल रोल था, उस मोसाद के क्रूशल रोल को अगर हम आज की डेट में देखें तो वो कहीं ना कहीं एक लार्जर रीजनल अलायंस बनाने में नाकाम रहा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑपरेशन जो है इसको कहीं ना कहीं सिर्फ यूएई की तरफ से सीमित रखा गया, इसके बियॉन्ड वो आगे नहीं बढ़ पाया। आगे आने वाले समय में अब ये लड़ाई आगे कैसे अनफोल्ड होती है ये समय ही बताएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि इजराइल ज़रूर कोशिश करेगा सऊदी अरेबिया को अपने पक्ष में लाने के लिए, लेकिन सऊदी अरेबिया भी पूरी कोशिश करेगा इजराइल के पक्ष में ना जाने के लिए। सारा गेम इस मोमेंट पर अब सऊदी अरेबिया पे निर्भर करता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के व्यवहार से पाकिस्तान का व्यवहार, सऊदी अरेबिया के व्यवहार से कतर का व्यवहार, और यदि अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया तो सऊदी अरेबिया ये भी जानता है कि उसकी जगह पर फिर तुर्की यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया को डिस्प्लेस अगर कोई करना चाहता है तो वो सिर्फ एक शिया ईरान ही नहीं बल्कि एक सुन्नी तुर्की भी है। तो देखिए आगे बिहाइंड द कर्टन्स ये गेम्स कैसे चलती हैं, लेकिन इस मोमेंट पर आई बिलीव इस वीडियो के बाद आपको ये क्लैरिटी जरूर मिली होगी। धन्यवाद।